आज का मिशन ये समझना है कि डिजिटल डेटा को स्टोर करने के जो तरीके आज हमारे पास हैं, वो लंबी अवधि में पूरी तरह से विफल क्यों साबित हो रहे हैं और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सिलिका ग्लास हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। असल में इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस डेटा की मात्रा को समझना होगा जो हर दिन पैदा हो रही है। ये अकल्पनीय है। बिल्कुल, मतलब अगर हम सोचें तो दुनिया भर में हर रोज अरबों तस्वीरें, वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और अंतरिक्ष से जुड़ा डेटा लगातार सर्वर पर अपलोड हो रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का कुल डिजिटल डेटा हर 2 से 3 साल में दुगना हो जाता है। दोगुना? सोचिए, हर 2-3 साल में। लेकिन इस पूरी तकनीकी तरक्की का एक सबसे कमजोर पहलू है, वो हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप, जिन पर ये सारा डेटा रखा जाता है। हाँ, क्योंकि इन उपकरणों की जो औसत उम्र होती है वो केवल 5 से 10 साल ही होती है। 5 से 10 साल, बस। उसके बाद खतरा शुरू। देखिए, इस पूरी स्थिति को अगर हम मानव इतिहास के चश्मे से देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जब प्राचीन सभ्यताओं ने अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति या अपने राजाओं के इतिहास को सहेजना चाहा, तो उन्होंने ऐसे माध्यमों का चुनाव किया जो समय की मार झेल सकें। हाँ, जैसे उन्होंने पत्थरों पर शिलालेख उकेरे, तांबे के पत्रों इस्तेमाल किए। बिल्कुल, और वो हजारों साल पुराने पत्थर आज भी हमें उस दौर की सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन आज जिसे हम सूचना का सबसे उन्नत युग मानते हैं, उसमें हमारा सारा ज्ञान ऐसे माध्यमों पर टिका है जो एक दशक भी ठीक से नहीं निकाल पाते। अये, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और विज्ञान अब इसी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में काम कर रहा है। आधुनिक विज्ञान डिजिटल युग के लिए एक तरह से कांच के शिलालेख तैयार करने की प्रक्रिया में है। कांच के शिलालेख सुनने में कितना दिलचस्प लगता है। ये विरोधाभास वाकई मजबूर करता है सोचने पे। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट में डेटा के इस महाविस्फोट को समझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ज़ेटाबाइट। ज़ेटाबाइट, हाँ, ये शब्द अपने आप में ही कितना विशाल लगता है। और इसका मतलब और भी विशाल है। 1 ज़ेटाबाइट का मतलब है 1 बिलियन टेराबाइट। और सोचने वाली बात यह है कि हम आने वाले कुछ ही सालों में सैकड़ों ज़ेटाबाइट डेटा पैदा करने वाले हैं। सही कहा। और तकनीक की दुनिया में इस समस्या को बिट रॉट कहा जाता है। बिट रॉट यानी डेटा का एक तरह से सड़ना या खराब होना। बिल्कुल, मैग्नेटिक टेप्स और हार्ड ड्राइव्स इसी बिट रॉट का शिकार होते हैं। होता क्या है कि 5 या 7 साल के बाद इन हार्ड ड्राइव्स के अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर का जो चुंबकत्व है वो पर्यावरण के तापमान और समय के साथ अपनी शक्ति खोने लगता है। और इसका नतीजा ये होता है कि फिल्मों में मौजूद डेटा अपने आप करप्ट होने लगता है। जो 1 और 0 के डिजिटल बाइनरी कोड हैं, वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं या बदल जाते हैं। और पता है, इसका तकनीकी और आर्थिक स्तर पर जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। लोग पूछते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, उस पर थोड़ा और रोशनी डालें। देखिए, बिट रॉट से बचने के लिए आज के डेटा सेंटर्स को एक बेहद खर्चीली और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे डेटा माइग्रेशन कहते हैं। डेटा माइग्रेशन मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। हाँ, हर 5 से 7 साल में दुनिया भर के डेटा सेंटर्स को अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव्स को निकालकर नई हार्ड ड्राइव्स लगानी पड़ती हैं। बाप रे, मतलब उन पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन में कॉपी करने पड़ता है। बिल्कुल, और ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक अंतिम चक्र है, लगातार चलता रहता है। और इस बार बार होने वाले ट्रांसफर में कितनी भारी मात्रा में बिजली खर्च होती होगी। हार्ड ड्राइव का कचरा पैदा होता है और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डेटा के खोने या करप्ट होने का एक बहुत बड़ा जोखिम लगातार बना रहता है। सही कहा, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। ये सस्टेनेबल नहीं है। और यहीं पर वो समाधान सामने आता है जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है, सिलिका ग्लास। सिलिका ग्लास। जब हम कांच की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले खिड़की का कांच या पानी पीने वाला गिलास आता है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी वही आया था जब मैंने इस बारे में पहली बार पढ़ा था। लेकिन साइंस पार्क की रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है कि ये कोई आम कांच नहीं है। नहीं, ये बेहद शुद्ध सिलिका ग्लास है। इसे मुख्य रूप से सिलिका डाइऑक्साइड से बनाया जाता है। वही तत्व ना जो क्वार्ट्ज में पाया जाता है। हाँ, वही। और इसकी शुद्धता का स्तर इतना अधिक होता है कि ये कांच के सामान्य गुणों से कहीं आगे निकल जाता है।
यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट सिलिका का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। हाँ, प्रोजेक्ट सिलिका। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प प्रयोग किया था। बिल्कुल। उन्होंने 1978 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की पूरी कॉपी एक छोटे से सिलिका ग्लास के टुकड़े में स्टोर की। सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में? और रिपोर्ट के मुताबिक ये टुकड़ा आकार में एक ड्रिंक कोस्टर जितना ही था, जिस पर हम चाय का कप रखते हैं, बस उतना बड़ा। लेकिन उस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल फिल्म को स्टोर करना नहीं था, बल्कि उस ग्लास के टुकड़े के साथ किया गया बर्ताव था। मतलब उन्होंने उसके साथ क्या किया? देखिए, इस सिलिका ग्लास को सामान्य कांच से जो चीज अलग बनाती है वो है इसकी असाधारण भौतिक और रासायनिक स्थिरता। उन्होंने उस सुपरमैन फिल्म वाले ग्लास के टुकड़े को उबलते हुए पानी में डाला। उबलते हुए पानी में? कमाल है। और इतना ही नहीं, उसे माइक्रोवेव ओवन में रखा गया और यहाँ तक कि उसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान पर बेक किया गया। 1000 डिग्री सेल्सियस? एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव तो शायद 100 डिग्री पर ही पिघलकर बर्बाद हो जाए। बिल्कुल पिघल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उस ग्लास के अंदर मौजूद डेटा का एक भी बिट करप्ट नहीं हुआ। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, और इस पर पानी, नमी, रेडिएशन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी का कोई असर नहीं होता। जबकि मौजूदा हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी कमजोरी ही ये चुंबकीय प्रभाव और गर्मी होती है। लेकिन सिलिका ग्लास इन सभी प्राकृतिक और कृत्रिम खतरों से पूरी तरह अछूता रहता है। बिल्कुल। और ये स्थिरता इसे डेटा स्टोरेज के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है। ये तकनीकी मजबूती सच में दिमाग को चकराने वाली है। मैं सोच रहा था अगर हम पुराने समय के मैग्नेटिक स्टोरेज या यहाँ तक कि ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी या डीवीडी की बात करें तो उनमें डेटा सतह पर लिखा जाता है। हाँ, सरफेस पर जरा सी खरोच आई और डेटा गायब। बिल्कुल, बचपन में हम सब ने देखा है, सीडी पर स्क्रैच लगते ही गाने अटकने लगते थे। लेकिन सिलिका ग्लास की ये तकनीक सतह पर काम नहीं करती। नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इस विस्तृत चर्चा के लिए मैंने जब लेजर तकनीक के बारे में पढ़ा हाँ, तो मुझे अल्ट्रा फास्ट फेम्टोसेकंड लेजर्स का हिस्सा सबसे अनोखा लगा। फेम्टोसेकंड लेजर्स वाकई में एक क्रांतिकारी तकनीक है। मतलब बिना कांच को पिघलाए ये लेजर्स कांच के अंदर नैनो स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये कितनी तेजी से होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, एक फेम्टोसेकंड एक सेकंड का 10 लाख अरबों हिस्सा होता है। 10 लाख अरबवां हिस्सा, सोचिए। लेजर इतनी तेज गति से पल्स छोड़ता है कि कांच को गर्म होने या पिघलने का समय ही नहीं मिलता। ये कांच की सतह को पार करके उसकी गहराई में जाकर भौतिक बदलाव करता है। इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए ना हमें वॉक्सल का अवधारणा को समझना होगा। वॉक्सल? ये पिक्सल जैसा कुछ होता है क्या? हाँ, जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर 2D चित्र पिक्सल से बनते हैं, उसी तरह 3D दुनिया में वॉक्सल होते हैं, यानी 3 डायमेंशनल पिक्सल। अच्छा, तो जब वो फेम्टोसेकंड लेजर कांच के अंदर जाता है तो वहां एक बेहद सूक्ष्म नैनो स्केल का वॉक्सल या एक छोटा सा ढांचा बना देता है। बिल्कुल। और डेटा को कांच के अंदर सैकड़ों अलग अलग परतों में लिखा जाता है, लेयर्स में। यानी एक सतह पर नहीं बल्कि गहराई में। हाँ, एक परत पर डाटा लिखने के बाद लेजर थोड़ा और गहराई में जाकर दूसरी परत पर डाटा लिखता है। इस तरह एक ही छोटे से ग्लास के टुकड़े में कई स्तरों पर भारी मात्रा में जानकारी दर्ज की जाती है। तो इसका मतलब ये कोई इंक या मैग्नेटिक चार्ज नहीं है जैसा पहले होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांच की भौतिक संरचना में किया गया एक स्थायी बदलाव है, इसीलिए ये इतना सुरक्षित है। लिखने की ये प्रक्रिया तो वाकई अद्भुत है, लेकिन मुझे लगता है इसे पढ़ने की चुनौती उतनी ही बड़ी होगी। सच कहूं तो लिखने से ज्यादा मुश्किल इसको पढ़ना है, क्योंकि डाटा नैनो स्तर पर है और कांच के अंदर 3D परतों में छिपा है। इसलिए इसे पढ़ने के लिए साधारण कंप्यूटर या हार्ड डिस्क स्कैनर बिल्कुल काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं। आप इसे ऐसे ही स्कैन नहीं कर सकते। इन वॉक्सल्स को पढ़ने के लिए हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप और पोलराइज्ड लाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और पोलराइज्ड लाइट, तो जब ये रोशनी इन नैनो स्ट्रक्चर से होकर गुजरती है तो क्या होता है? जब पोलराइज्ड रोशनी इन ढांचों से गुजरती है ना, तो रोशनी का कोण यानी एंगल और उसकी तीव्रता में बेहद सूक्ष्म बदलाव आते हैं। और इस बदलाव को पकड़ने के लिए वही हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप काम आता है? हाँ, माइक्रोस्कोप रोशनी में आए इसी बदलाव को कैमरा की मदद से पकड़ लेता है। लेकिन असल चुनौती यहाँ से शुरू होती है। और वो चुनौती क्या है? देखिए, ये माइक्रोस्कोप केवल रोशनी के बदलाव की तस्वीरें लेता है। ये खुद नहीं समझ सकता कि ये डेटा क्या है। उसे नहीं पता कि ये सुपरमैन की फिल्म है या कोई मेडिकल रिकॉर्ड।
तो इस रोशनी के बदलाव को वापस आंखों से देखे जा सकने वाले डेटा में कैसे बदला जाता है? यहाँ कुछ और चाहिए होगा। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हाँ यार, और मशीन लर्निंग मतलब हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी उतना ही बड़ा खेल है। बिल्कुल, ये एक विशुद्ध रूप से ऑप्टिकल फिजिक्स की समस्या है जिसे एआई सॉफ्टवेयर की मदद से सुलझाया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस या सिग्नल्स मिलते हैं वो पहली नजर में सिर्फ शोर या धुंधले पैटर्न जैसे लग सकते हैं। आम इंसान के लिए या नॉर्मल कंप्यूटर के लिए वो बस कचरा है, लेकिन एआई एल्गोरिदम को खास तौर पर इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वो उन पैटर्न्स का विश्लेषण करता है, रोशनी के हर सूक्ष्म बदलाव को समझता है और फिर उस जानकारी को डिकोड करके वापस एक और शून्य के बाइनरी कोड में बदल देता है। इस तरह वो नैनो पैटर्न वापस एक सही फाइल में तब्दील हो जाता है, चाहे वो फोटो हो या डॉक्यूमेंट। हाँ, एआई की इस जटिल डिकोडिंग क्षमता के बिना कांच के अंदर छिपे उस डेटा को वापस हासिल करना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। सच में ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन तालमेल है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रयोग ने तो ये साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। लेकिन इस तकनीक को पढ़ते समय एक व्यवहारिक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आता है वो कांच की शक्ल या उसकी फितरत से जुड़ा है। कैसा सवाल? हम सब जानते हैं कि कांच अपनी बनावट में नाजुक होता है, यानी ब्रिटल होता है। तो क्या होगा अगर वो ग्लास ड्राइव किसी के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाए? ये बहुत ही लाजमी सवाल है जो कोई भी पूछेगा। हाँ, अगर किसी दुर्घटना में उसके किनारे टूट जाएं, तो क्या अंदर मौजूद सारी फाइलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? देखिए, डेटा स्टोरेज की दुनिया में रिडंडेंसी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। रिडंडेंसी मतलब एक ही चीज की कई कॉपीज रखना? हाँ, एक तरह से बैकअप। और सिलिका ग्लास में इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से लागू किया गया है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, डेटा कांच के अंदर 3D परतों में और वॉक्सेल्स के रूप में होता है। तो क्या डेटा एक ही जगह पर इकट्ठा होता है? नहीं, डेटा को एक ही जगह पर नहीं बल्कि पूरे ग्लास में एक खास पैटर्न में फैलाकर लिखा जाता है। अच्छा, तो अगर एक हिस्सा टूट भी जाए तो बाकी हिस्सों में उसकी जानकारी रहती है? बिल्कुल। मशीन लर्निंग और एआई आधारित एरर करेक्शन कोड इतने उन्नत होते हैं कि अगर कांच का कोई हिस्सा टूट भी जाए या उसमें दरार आ जाए तो भी सुरक्षित बचे हुए हिस्सों से पूरा डेटा फिर से रिकवर किया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार तकनीक है। यानी एआई बाकी बचे हुए पैटर्न्स को पढ़कर उन खाली या टूटे हुए हिस्सों की जानकारी को गणितीय रूप से दोबारा बना लेता है। मैथ और एआई का बेहतरीन इस्तेमाल। सही कहा। इसीलिए टूटे हुए कांच का मतलब डेटा का खत्म होना नहीं है। चलिए, ये डर तो दूर हुआ। इसके अलावा ना, इस रिपोर्ट का एक और बड़ा पहलू मैंने देखा, 0 वॉट स्टैंड बाय, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। 0 वॉट स्टैंड बाय अपने आप में एक क्रांति है। बिल्कुल। आज के डेटा सेंटर्स किसी बड़े शहर जितनी बिजली की खपत करते हैं। सर्वर के रैक, लाखों हार्ड ड्राइव्स जो दिन रात घूम रही हैं, स्पिन कर रही हैं। और उन सभी मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो विशाल कूलिंग सिस्टम चलते हैं, उनका खर्चा अलग। उन सब में बेहिसाब बिजली खर्च होती है और इसका पर्यावरण पर बहुत भारी असर पड़ता है। लेकिन सिलिका ग्लास का मामला इससे बिल्कुल अलग है ना? पूरी तरह से अलग। एक बार लेजर की मदद से कांच में डेटा लिख दिया गया तो उसे उस स्थिति में बनाए रखने के लिए 1 वॉट बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती। 0 वॉट का मतलब सच में 0 वॉट? बिल्कुल। 2 ग्लास ड्राइव बस एक शेल्फ पर बिना किसी ऊर्जा की खपत के हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। इस 0 वॉट स्टैंड बाय का सीधा संबंध एआई के भविष्य से भी नजर आता है मुझे। हाँ, बिल्कुल आता है। तकनीक की दुनिया में कोल्ड स्टोरेज का एक सिद्धांत होता है। कोल्ड स्टोरेज? हाँ, ऐसा डेटा जिसे हमें हर रोज एक्सेस नहीं करना पड़ता, लेकिन जिसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। जैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो गए, पुराने मेडिकल स्कैन्स हो गए, या अंतरिक्ष से आई सैटेलाइट इमेजरी हो गई। सही पकड़ा आपने। आज के जो विशाल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एआई सिस्टम है ना, वो डेटा के भूखे हैं। बिल्कुल, उनको ट्रेन करने के लिए अनंत डेटा चाहिए। और उन्हें मानव इतिहास और विकास के पैटर्न समझने के लिए इसी कोल्ड स्टोरेज में रखे विशाल डेटाबेस की जरूरत होती है। तो अगर ये सारा ऐतिहासिक डेटा मौजूदा हार्ड ड्राइव्स पर रखा जाए तो डेटा सेंटर्स की बिजली का खर्च और उनका कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ जाएगा कि उसे संभालना असंभव हो जाएगा। और यहीं सिलिका ग्लास काम आता है। ये ऐसी को वो सुविधा देता है कि वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सदियों पुराने डेटा को सुरक्षित रख सके और जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सके। ये तकनीकी प्रगति का एक बहुत ही शानदार सफर है। अगर हम पुराने दौर के कंप्यूटरों को याद करें तो वो एक पूरे कमरे के आकार के होते थे। हाँ, और उनमें
पंच कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। आज वो सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और आज वही कंप्यूटिंग पावर हमारे हाथों में एक पतले से स्मार्टफोन के रूप में मौजूद है। सही कहा। टेक्निक हमेशा आकार में छोटी और कीमत में सस्ती होती जाती है। तो आज भले ही सिलिका ग्लास में डाटा लिखने के लिए विशाल फेम्टोसेकंड लेजर और पढ़ने के लिए महंगे माइक्रोस्कोप और एआई सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आगे चलकर ये भी बदलेगा। हाँ, ये कल्पना करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दशकों में ये ग्लास रीडर इतने छोटे और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे कि वो हमारे सामान्य कंप्यूटरों या घरों का हिस्सा बन जाएं। तकनीकी विकास का इतिहास इसी बात की गवाही देता है। ऑप्टिकल ड्राइव्स, फिर फ्लैश मेमोरी और अब ये सिलिका ग्लास, ये सभी इंसान की उस बुनियादी ज़रूरत का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पर हजारों साल तक सुरक्षित रह सके, तो ये मानव सभ्यता की निरंतरता को एक नई परिभाषा देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये हमारी लेगेसी है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो सिलिका ग्लास में डेटा स्टोर करना केवल विज्ञान प्रयोगशाला का एक सफल प्रयोग मात्र नहीं है। नहीं, ये असल में डेटा के संरक्षण की एक डिजिटल क्रांति है। हमारी तस्वीरें, हमारे विचार, हमारे वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, ये सब केवल एक और शून्य का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता की सामूहिक विरासत है। और जिस तेजी से सूचनाओं का निर्माण हो रहा है ना, उसे एक स्थायी माध्यम पर सहेजना इंसानी अस्तित्व और उसकी उपलब्धियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी कदमों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। वैसे इस गहन विश्लेषण के अंत में ना मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार सामने आता है जो समय, तकनीक और हमारे अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कैसा विचार, बताइए। जरा कल्पना कीजिए कि आज से 10,000 साल बाद भविष्य की किसी उन्नत सभ्यता या शायद किसी दूसरे ग्रह की एलियन प्रजाति को खुदाई के दौरान हमारे आज के इस सिलिका ग्लास का कोई चौकोर टुकड़ा मिलता है। ओह, अच्छा। तो अगर उस समय तक हमारे आज के ये माइक्रोस्कोप, लेजर तकनीक और एआई एल्गोरिदम्स नष्ट हो चुके हों, तो क्या वो कभी ये समझ पाएंगे कि इस साधारण से दिखने वाले कांच के टुकड़े के अंदर हमारे पूरे युग का इतिहास, हमारी वैज्ञानिक तरक्की और हमारी भावनाएं बाइनरी कोड के रूप में दर्ज है? बाप रे, ये तो। या वो इसे महज एक पारदर्शी चमकदार पत्थर समझकर किसी संग्रहालय के कोने में रख देंगे? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक की ताकत और समय की विशालता दोनों का एहसास कराता है। एक छोटे से कांच के टुकड़े में छिपी हमारी पूरी दुनिया। क्या एलियंस इसे कभी पढ़ पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। और यही सोच इस पूरे विषय को इतना रोमांचक बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन और आंखें खोल देने वाली विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। द डीप डाइव के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।